नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है 9 बजे 9 ब्रेकिंग का और सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर। हरियाणा में लगातार प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 307 को पार कर चुका है, जबकि फरीदाबाद की बात करें तो यहां का एक्यूआई लेवल 400 को पार कर चुका है और लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा में प्रदूषण की मार लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण में यहां पर थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं है जहां चिंताजनक बात ना हो, या यूं कह लीजिए कि लोग प्रदूषण को लेकर थोड़े सतर्क, सजग और जागरूक जरूर नजर आ रहे हैं। सरकारें भी तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक्यूआई लेवल अभी भी 300 के पार बना हुआ है। आप देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो एक्यूआई लेवल 307 के पार है, यानी कि 300 से ऊपर अगर एक्यूआई लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसको बेहद खराब श्रेणी कहा जाएगा। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद का और भी ज्यादा खराब है। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 400 के पार है और लोगों को यहां सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें स्कूलों को बंद करने की बात हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहां पर भी काम को कुछ समय के लिए रोका गया। तमाम तरह के वो प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी प्रदूषण पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। प्रदूषण की मार लोगों को अभी भी झेलनी पड़ रही है। तो हरियाणा में ये प्रदूषण की मार, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो साइबर सिटी गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 307 को पार कर चुका है, जबकि फरीदाबाद में और भी स्थिति ज्यादा गंभीर है, क्योंकि 400 का आंकड़ा यहां पर एक्यूआई का हो चुका है और लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदूषण के बारे में ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज साइबर सिटी गुरुग्राम का जो एक्यूआई लेवल है वो 307 के पार है, जबकि फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल है 400 के पार। और ये वजह है कि चिंताएं सरकार की, प्रशासन की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। प्रवीण, प्रदूषण के मोर्चे पर लोगों को अभी भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की ओर से कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, इन सब के बावजूद स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। प्रवीण, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा प्रवीण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, क्योंकि 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बावल दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बावल दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास रैली में यहां शिरकत करेंगे और जिले को 350 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 26 नवंबर को बावल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विकास रैली में शिरकत करेंगे और जिले को 350 करोड़ रुपए की सौगात भी देने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का ये बावल का 26 नवंबर यानी कि परसों वो बावल का दौरा करेंगे। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, मुख्यमंत्री इस दौरान एक विकास रैली को संबोधित करेंगे। तमाम तरह की बातें उनकी ओर से यहां इस रैली में कही जा सकती हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जिले को 350 करोड़ रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से, उनकी सरकार की ओर से दी जाएगी। तो इस दौरे पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगी वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 26 नवंबर को बावल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर बीजेपी की ओर से विकास रैली को संबोधित भी वो करेंगे और जिले को 350 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात भी देंगे।
और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में जो तीसरी बड़ी खबर है वो है हरियाणा युवा कांग्रेस से जुड़ी, क्योंकि हरियाणा युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा कांग्रेस के नए प्रधान हैं और भूपेश सिंह हुड्डा के ये समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कृष्ण सातरोड़ और मयंक चौधरी उपाध्यक्ष बनाए गए, जबकि श्रीनिवास बीवी ने ये लिस्ट जारी की है और हाईकमान ने अपनी मुहर भी इस पर लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिव्यांशु बुद्धि राजा एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। भूपेश तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, हरियाणा युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा हरियाणा युवा कांग्रेस के नए प्रधान बने हैं। भूपेश सिंह हुड्डा के ये बेहद करीबी माने जाते हैं, इनके समर्थक हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कृष्ण सातरोड़ और मयंक चौधरी उपाध्यक्ष बनाए गए हरियाणा युवा कांग्रेस के, और श्रीनिवास बीवी ने ये लिस्ट जारी की है और बताया जा रहा है कि हाईकमान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, और बड़ी जानकारी यह है कि हरियाणा में 1 दिसंबर से स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है। पूरी क्षमता के साथ यहां स्कूल अब खोले जाएंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। सरकारी स्कूल में ऑफलाइन 12वीं तक के छात्रों की परीक्षाएं होंगी और 13 दिसंबर से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ ही 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, और उन लोगों के लिए भी राहत की खबर है जो लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि स्कूलों को खोला जाए। आपको हम बता दें कि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से स्कूल जो संचालक हैं उनकी ओर से एक बड़ी बैठक की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने इस बात की मांग की है कि अब स्कूलों को खोला जाए। पहले कोरोना काल में बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें हो चुका है, न केवल हमें नुकसान हो रहा है बल्कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी इससे लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में उनके कोर्स को पूरा भी कराना होगा, और ये वजह है कि स्कूल संचालकों की ओर से भी ये लगातार मांग की जा रही थी कि स्कूलों को जल्द खोला जाए, क्योंकि पहले कोरोना की मार और अब प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा है, और इसीलिए स्कूल संचालकों की मांग है कि स्कूलों को फिर से खोला जाए। अब हरियाणा में 1 दिसंबर से स्कूलों को पूरी तरह से खोलने की तैयारी हो चुकी है। और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग आपको हम बता रहे हैं, लेकिन 5वीं ब्रेकिंग कौन सी है? यह है सर छोटू राम की जयंती को लेकर सिरसा से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सिरसा से बड़ी जानकारी, सर छोटू राम की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान एकता इस जयंती को मनाएगा और किसान आंदोलन में भाग लेने वालों का सम्मान इस दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि दीन बंधु सर छोटू राम सम्मान से इन सभी को नवाजा जाएगा। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये 5वीं ब्रेकिंग आपको हम बता रहे हैं सिरसा से है, जहां पर आपको हम बता दें कि सर छोटू राम की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी भारतीय किसान एकता मनाने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन्हें दीन बंधु सर छोटू राम सम्मान से नवाजा जाएगा। ये एक और बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। सिरसा से सर छोटू राम की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किसान किया गया है, जिसमें आपको हम बता दें कि किसान आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को भी सम्मान करने का, उनको सम्मानित करने का फैसला हुआ है, उनको सम्मान देने का फैसला हुआ है और दीन बंधु सर छोटू राम सम्मान से इन सभी को नवाजा जाएगा। और चलिए छठी ब्रेकिंग कौन सी है ये भी आपको बता देते हैं।
यह भी सिरसा से ही है, क्योंकि पुलिस और किसानों के बीच में कल यहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली। पुलिस और किसानों के बीच में जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली और बताया जा रहा है कि इसके लिए पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया। एहतियात बरतते हुए कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सिरसा के डबवाली में बताया जा रहा है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। और बड़ी खबर यह है कि पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की सिरसा में देखने को मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये किसान कुछ अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंचे। सरकार के खिलाफ जबकर उन्होंने नारेबाजी की। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों से बातचीत करनी चाहिए। इसी बीच बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके दौरान पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया और इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। सिरसा के डबवाली में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 7वीं जो ब्रेकिंग है वो क्या है ये भी आपको हम बता देते हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां जींद रैली को लेकर जेजेपी की बैठक होगी और सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। राज्य मंत्री अनूप धानक इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सोनीपत से, जहां पर जींद रैली को लेकर जेजेपी की यह बड़ी बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे। बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, आज सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद जेजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। राज्य मंत्री अनूप धानक इस बैठक को संबोधित करेंगे। जींद रैली को लेकर जेजेपी की यह बड़ी बैठक, आपको बता दें कि 9 दिसंबर को जेजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जेजेपी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। और इसी कड़ी में आज जींद रैली को लेकर जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। सुबह 11:30 बजे जेजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें राज्य मंत्री अनूप धानक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। तो अपने स्थापना दिवस के मौके पर जेजेपी की ओर से जश्न मनाने का फैसला किया गया है। एक बड़ी रैली का आयोजन भी यहां पर किया जाना है, जिसमें इससे पहले आपको याद होगा हमने ये बताया था आपको कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला जो हैं वो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और इस रैली में उन्हें आने का न्योता दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा है कि भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस रैली के दौरान देखने को मिलेगी और इसी क्रम में आज ये बैठक भी की जा रही है। नौ बजे में 8वीं ब्रेकिंग क्या है यह भी आपको बताते हैं, जो कि नूह से है। यहां वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। 5,94,742 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 28 गांव में 100% टीकाकरण हो चुका है। नूह से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। 5,94,742 लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि 28 गांव यहां पर ऐसे हैं जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है, यानी कि 28 गांव के ऐसे लोग जिनको 100% टीका लग चुका है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में 9वीं ब्रेकिंग क्या है, 9वीं वो कौन सी बड़ी खबर है ये भी आपको बता देते हैं, जो कि यमुनानगर से आ रही है। रिश्वत लेते एक ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने इस रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त एक और हम आपको दे रहे हैं, यमुनानगर से आ रही है, जहां पर रिश्वत लेते ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए
इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई ने रिश्वतखोर अधिकारियों को, जो रिश्वतखोर अधिकारी है उसको गिरफ्तार किया है। तो सीबीआई के लिए यह बड़ी कामयाबी, सीबीआई ने यहां पर एक रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। ईडी का यह अधिकारी जिसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है सीबीआई ने। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको गिरफ्तार करने में सीबीआई ने बड़ी सफलता हासिल की। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। छोटी से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। Home inverter